Hello everybody and welcome to Learn with Janatu. My name is Pratyaksha Dwivedi and today we will be studying about class 7 science first chapter, that is nutrition in plants. Nutrition हम सबकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो हमें किससे मिलता है, जो भी हम खाना खाते हैं उससे, और या जो भी न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं उससे। हर ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए, एक प्रॉपर अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए किसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है? न्यूट्रिशन की और न्यूट्रिएंट्स की। तो आज हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि कार्बोहाइड्रेट, protein, fat, vitamins and minerals are components of food. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. ये सब चीजें हमें हमारे खाने में मिलती है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, विटामिन हो या मिनरल हो। इन सबको हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिशन। और ये किसकी बॉडी के लिए जरूरी है? ये हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है। अब न्यूट्रिएंट्स से ही मिलता जुलता और उसी के बाद का प्रोसेस समझे हम, तो वो क्या होगा? हमारा न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या होता है? वर्ड तो मिलता जुलता है, न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन, तो उसकी भी हम एक रीडिंग लगा लेते हैं। The nutrients enable living organisms to build their body, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out लाइफ प्रोसेसेस। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, हमारी बॉडी को एक हेल्दी मैनर में ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट जरूरी होते हैं। और न्यूट्रिशन क्या है? ये वो मोड ऑफ टेकिंग फूड है, ठीक है, मोड ऑफ टेकिंग फूड और उस फूड को कैसे यूटिलाइज करना है। अब ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये तो हमारी बॉडी में चले गए, बट उसको कैसे कैसे यूटिलाइज करना है, ये क्या होता है? इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन, या इस तरीके को। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। पहला क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक, और जो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक, और जो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स। अब इधर देखेंगे ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मतलब सेल, ट्रॉफोस मतलब नरिशमेंट। जो खुद को नरिशमेंट देने में केपेबल हो उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे ऑटोट्रॉफ्स। सिंपल भाषा में बोला जाए तो जो अपना खाना खुद बना सकते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और जो दूसरों के बनाए हुए खाने को ही कंज्यूम कर लेते हैं वो हमारे होते हैं क्या? हेट्रोट्रॉफ्स। यहाँ पे देखिए, एनिमल्स एंड मोस्ट other organisms take in food prepared by plants. They are called what? Heterotrophs. Heteros मतलब other, दूसरे का बनाया हुआ खाना। तो ऑटोट्रॉफ्स का एक सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल क्या हो जाएगा, जिसके बारे में आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं? प्लांट्स। क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं, और हम क्या करते हैं? प्लांट्स के बनाए हुए खाने को कंज्यूम कर लेते हैं। तो हेट्रोट्रॉफ्स का प्रोमिनेंट एग्जांपल क्या हो जाएगा? हम ह्यूमन बीइंग्स और अदर ऑर्गेनिजम्स जो कि किसी और के कुकिंग इन द सेंस जो कि किसी और के बनाए हुए खाने पे क्या हो? डिपेंडेंट हो। अब हमारी बॉडी खुद तो खाना नहीं बना रही है ना, अंदर ही अंदर हम कुछ भी लाके बाहर से खा रहे हैं, तो हम वो जो भी खा रहे हैं हमारा नरिशमेंट और क्या?
न्यूट्रिशन उन पे डिपेंडेंट है, तो उस हम क्या हुए, हम हुए हेटेरोट्रॉफ्स, क्योंकि हम खाना खा रहे हैं किसका बनाया हुआ, प्लांट्स का। और जल्दी रिकॉल करिए, ऑटोट्रॉफ्स क्या था, ऑटोट्रॉफ्स थे प्लांट्स जो कि अपना खाना क्या, सेल, खुद बनाते हैं अपना नरिशमेंट। ठीक है, तो अब इस पूरे चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है हमारा न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स, तो इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे तो सिर्फ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ही बारे में। अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि हमने पढ़ तो लिया कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है। हाँ भाई, खाना अपना प्लांट्स अपना खाना खुद बना तो रहे हैं, पर वो अपना खाना बनाते कैसे हैं, उनका किचन कहाँ है, उनका उनके इंग्रेडिएंट्स क्या है खाना बनाने के, डिशेस कितनी है उनमें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं। तो प्लांट्स के खाना बनाने को हम कुकिंग नहीं कहेंगे जैसे हम हमारे नॉर्मल किचन में करते हैं। प्लांट्स के खाना बनाने के तरीके को हम क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस। हम खाना बनाते हैं तो हम क्या कहते हैं उसे, वी आर कुकिंग, बट व्हेन प्लांट्स कुक we call it what, we don't call it cooking, we call it photosynthesis। ठीक है, आप आगे पढ़िए, ये क्या लिखा है, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। द अभी हमने क्या पढ़ा, कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगर आप लोग को याद हो तुरंत रिकॉल करिए, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अपना खाना ये स्वयं बना रहे हैं। चलिए एक बार रीड करते हैं, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। लीव क्या है, फूड फैक्ट्रीज है प्लांट की। तो हमारे घर का खाना कहाँ बनता है, किचन में। प्लांट का खाना कहाँ बनता है, लीव्स में। तो लीव्स क्या हो गई, किचन हो गई, किसका, प्लांट का। क्यों, क्योंकि पूरा खाना हम, जैसे हमारे घर का खाना किचन में बनता है, प्लांट का खाना लीव्स में बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं, सारा रॉ मटेरियल कहाँ तक पहुंचना चाहिए, लीव्स तक। अब हमारे यहाँ अगर दाल बन रही है तो दाल चाहिए, पानी चाहिए, नमक चाहिए, तेल, घी, सब मसाले वसाले चाहिए। ऐसे ही इनको भी तो अपने खाना बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट लिस्ट होगी, तो इनके रॉ मटेरियल को इनके किचन तक पहुंचाना होता है। मतलब कि whatever the ingredients or the raw material that is required in the process of photosynthesis must reach where, it should reach the leaves। ठीक है, वाटर और मिनरल कहाँ होते हैं, सॉइल में, जो कि कहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, रूट से। कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाती है लीव्स से, और किससे, स्टोमेटा से। ठीक है, मैं इतनी जल्दी जल्दी नहीं भाग रही हूँ, आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल। इसकी सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं इंग्रेडिएंट लिस्ट। इंग्रेडिएंट लिस्ट क्या है, खाना बनाने के लिए प्लांट्स को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या चाहिए हमारे प्लांट्स को, पानी, और क्या चाहिए इन्हें, इन्हें चाहिए सनलाइट, और इनका चौथा और लास्ट रॉ मटेरियल, या हमारी लैंग्वेज में कहे तो इंग्रेडिएंट क्या होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, ये इनकी चार की क्या हो गई, इंग्रेडिएंट लिस्ट है फोटोसिंथेसिस की। अब देखते हैं, हमें ये तो पता चल गया कि वाटर कैसे जाता है। ये हमारा पेड़ है, और मेरा पेड़ फिलहाल ऑटम के सीजन में है, तो इस पे ज्यादा लीव्स नहीं है। प्लीज कंसिडर इट माय टाइनी लिटिल ट्री। तो ये हमारा पेड़ है, ये क्या है, इधर इधर पूरे में क्या होगी हमारी सॉइल, और ये क्या है, रूट्स हैं। अब पानी तो चाहिए, पर पानी जाएगा कैसे। अब हमारे घर में हमने पाइपलाइन देखी होंगी, पाइपलाइन से पूरे घर में वाटर सप्लाई होता है। अब पेड़ों में पाइपलाइंस तो नहीं है, बट पेड़ों में है वेसल्स। तो रूट से वाटर एंड मिनरल्स ये ट्रैवल करते हैं इन द लीव
ठीक है, रूट से वेसल्स के थ्रू लीव तक, उनके किचन तक क्या पहुंच गया है, पानी पहुंच गया है। अब कितने इंग्रेडिएंट्स बाकी है खाना बनने में, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल। तो दो इंग्रेडिएंट्स तो अभी हम पढ़ लेंगे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, एयर में प्रेजेंट होता है, और जाता कैसे है पौधे में या प्लांट की लीव्स में, थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव। लीव में छोटे 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 पोर्स होते हैं, ठीक है। These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. Very important. स्टोमेटा का फंक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक इन द लीव्स एंड ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो अब हम एक बार स्टोमेटा के डायग्राम पे भी नजर डाल लेते हैं। ये हमारी स्टोमेटल क्या है, ओपनिंग है, जिससे क्या जाता है, हमारा CO2 जाता है, ठीक। और ये इसके अगल बगल जो दिख रहे हैं वो क्या है, गार्ड सेल्स हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, लीफ के सरफेस पे। तो अगर अब कोई आपसे पूछे कि स्टोमेटा की लोकेशन क्या होगी, तो आप क्या कहेंगे, सरफेस ऑफ द लीफ। और इसका अपीयरेंस क्या होता है, दे आर टाइनी पोर्स। और इसका फंक्शन क्या होता है, इनसे जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू स्टोमेटा। और इसके अगल बगल कौन होता है, इसका फ्रेंड होता है गार्ड सेल, जो इसका साथ कभी नहीं छोड़ता। तो स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय व्हाट, हिज वेरी गुड फ्रेंड गार्ड सेल, ठीक। दो इंग्रेडिएंट लिस्ट में से दो इंग्रेडिएंट्स की तो मतलब हमने चेक कर लिया कि वो पहुंच गए हैं खाना बनाने के लिए। अब बचा क्या इंग्रेडिएंट लिस्ट में, सनलाइट और क्लोरोफिल। तो अब अगले में इन बाकी का इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं। वाटर एंड मिनरल्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया, ये कहाँ से जाते हैं, रूट से। अब हम देखते हैं कि क्लोरोफिल क्या है। अब जैसे मैंने आप लोगों को पिछले में क्या पढ़ाया था कि गार्ड सेल फ्रेंड है किसका, स्टोमेटा का, वैसे ही यहाँ पे बहुत ही क्लोज कनेक्शन है सनलाइट में एंड क्लोरोफिल में। इन दोनों में बहुत ही क्लोज कनेक्शन है, क्योंकि इन दोनों के बिना फोटोसिंथेसिस का एक तो प्रोसेस अधूरा है, और इन दोनों के बिना इन दोनों का भी लीव्स में अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस अधूरा है। अब देखते हैं कैसे, पहले पढ़ते हैं किसके बारे में, क्लोरोफिल के बारे में। क्या होता है, ये ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्तियां किस कलर की होती है, मेजॉरिटी हरी कलर की। वो हरा कलर कैसे आता है, वो ग्रीन पिगमेंट कैसे आता है, क्लोरोफिल। It helps leaf to capture the energy of sunlight. अब देखिए, ये पत्ता है हमारा, अगेन प्लीज डोंट जज माय ड्राइंग। ये क्या है हमारा सन, इसकी एनर्जी आएगी, इसमें क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल, जो कि क्या है, एक ग्रीन पिगमेंट है। जैसे ही सन की रोशनी पड़ेगी, ये क्या करेंगे, उसे कैप्चर कर लेंगे, ट्रैप कर लेंगे, जाने नहीं देंगे, ठीक है। The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of what? Food. Captured by whom? Chlorophyll. Thus, sun is the ultimate source of energy for all the living organisms. सन से बड़ा या सन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। And same goes with the process of photosynthesis. अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, the synthesis of food occurs in the presence of sunlight. इसीलिए हम इसे कहते हैं photosynthesis. फोटो का क्या मतलब होता है, लाइट, और सिंथेसिस का क्या मतलब होगा, टू कंबाइन। तो जो भी एक सन के प्रेजेंस में हो रहा है उसे हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस। इस पूरे प्रोसेस को बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। रात को कोई फोटोसिंथेसिस नहीं करता है बिकॉज देयर इज नो लाइट। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी। अब हमने चारों इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अभी तक तो हमने इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ी थी,
विधि पढ़ी थी खाना बनने की, अब खाना बनते हुए भी देखेंगे। ये क्या है, डायग्राम है। लाइट एनर्जी आ रही है, क्लोरोफिल क्या करेगी, ट्रैप कर लेगी। स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, वाटर एंड मिनरल्स रूट से जा रहे हैं। स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल, इनहेल तो नहीं कहूंगी, इनटेक कर रहा है लीव्स में। पूरा प्रोसेस हो रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। ये तो बहुत ही कॉमन बात है जो हम सबको पता है कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं उसी को इनटेक करती है कौन, प्लांट्स हमारे। एंड देन वो जो ऑक्सीजन हमें देते हैं उसे हम एक्सहेल इनहेल करते हैं। ठीक है, अब मैं चाहूंगी कि आप लोग अपना फोकस इस पे बनाएं क्योंकि यही है कुकिंग का। कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ, पानी के साथ मिलता है, किसके प्रेजेंस में, हमारी सूरज की रोशनी और हमारा ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल जो सनलाइट को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, कैप्चर कर लेता है। ये दोनों मिले, इन दोनों के प्रेजेंस में अब हमारा खाना आउटपुट बन के तैयार है जो कि क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। और क्या, जो हम इनहेल करते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीजन। ठीक, इस प्रोसेस के टाइम पे क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन। The presence of starch in the leaves indicate the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. ठीक है, खाने बनाने की विधि समझ गए आप लोग अगर, तो आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि मैंने सिर्फ पत्तों की फोटो क्यों लगाई। अच्छा ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि क्लोरोफिल की वजह से हरा रंग आ जाता है, ठीक है। पर यहाँ पे तो पत्ते अलग अलग कलर के हैं, ग्रीन तो है ही नहीं ज्यादा। अब देखिए इसमें क्या होता है, तो क्या ये पत्ते कैसे जिएंगे बिना क्लोरोफिल के, या फिर क्या इनमें क्लोरोफिल नहीं है इसलिए ग्रीन पिगमेंट नहीं है, या फिर इनका सर्वाइवल होता कैसा है। बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ दिमाग में उठेंगे। तो इनका एक सिंपल सा जवाब है कि क्लोरोफिल प्रेजेंट तो है, ठीक है, बट इनमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड कलर पिगमेंट्स हैं, जैसे कि आप मान लीजिए रेड मान लीजिए या फिर ऐसा कुछ ब्राउनिश मान लीजिए, वो पिगमेंट इतने ज्यादा क्वांटिटी में है कि क्लोरोफिल जो है वो डोमिनेट हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एलगी के बारे में। एलगी क्या होती है, अगर आप लोग को याद हो तो एलगी होती है काई। कहाँ मिलती है, पॉन्ड्स, रिवर्स, या फिर जहां पे भी वाटर अक्यूमुलेशन है। वाटर जहां पे भी अक्यूमुलेट होगा, एक जगह इकट्ठा होगा, वहां पे क्या बननी चालू हो जाती है, एल्गी। बारिश के मौसम में बहुत ही कॉमन है काई लगना। तो देखिए ग्रीन पैचेस, स्लाइमी ग्रीन पैचेस कहाँ पे, पॉन्ड्स या स्टैग्नेंट वाटर में किसकी ग्रोथ होती है, एल्गी की। एल्गी में भी क्योंकि इसका कलर ग्रीन है, बहुत सारी अमाउंट में प्रेजेंट होता है क्या, प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। बहुत सारी अमाउंट में हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एल्गी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, अभी हमने पीछे ही पढ़ा था कि जो अपना खाना किसी और से ले ले वो होता है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि प्लांट भी हेट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। बस क्यूटा या फिर किसका, अमर बेल का एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो येलो येलो क्लाइंबर जैसे एक हमें प्लांट दिख रहा है, इसको हम कहते हैं अमर बेल या फिर कस्क्यूटा। इसे पैरासाइट क्यों बोला गया,
क्योंकि ये होस्ट प्लांट के ऊपर है और ये उससे अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। देखिए, there are some plants which do not have chlorophyll, ठीक है, they cannot synthesize food, अपना खाना तो बना नहीं सकते, पर जीना तो है, तो कहीं ना कहीं से तो खाना लेना पड़ेगा। तो अब देखते हैं खाना लेता कैसा है। हमने देखा है येलो वाली ब्रांच स्ट्रक्चर twirling around the stem and branches of a tree. This is called what? It is called cuscuta. It does not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plant on which it climbs. The plant on which it climbs is called host. किसी भी प्लांट पे ये क्लाइम कर सकता है। अब जो भी खाना वो बनाएगा उसका कुछ पोर्शन कस्क्यूटा भी ले ले, इसीलिए हम कस्क्यूटा को कहते हैं पैरासाइट, जो किसी और के बॉडी पे रहे और उससे न्यूट्रिशन ले और वैसे ही जिंदा रहे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक और टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं जो होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है, अब आप सोचेंगे मैम हेट्रोट्रॉफिक पढ़ा, ऑटोट्रॉफिक पढ़ा, पैरासाइट भी पढ़ लिया, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होता है? नाम में तो कुछ इंसेक्ट जैसा लग रहा है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इंसेक्ट रिलेटेड कुछ है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या खाते हैं? इंसेक्ट। तो इन्हें हम कहेंगे इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स, जिसमें एक सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल किसका होता है? हमारे पिचर प्लांट। नाउ why does pitcher plant is considered to be an insectivorous plant? एक तो आप बोल ही देंगे क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि इंसेक्ट खाता है, बट प्रोसेस क्या है? क्या इंसेक्ट पकड़ के और चबा के खा जाता है? नहीं। प्रोसेस क्या है? पिचर प्लांट के इस एरिया में होता है एक डाइजेस्टिव जूस, जिसमें बहुत सारे एसिड्स एंड केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो कोई भी फ्लाई या कोई भी इंसेक्ट अगर इस एरिया में रहेगा तो वो अट्रैक्ट होके अंदर चला जाएगा और फिर एक दलदल की तरह वो जूस में फंसता ही चला जाएगा और थोड़ी देर बाद उसकी बॉडी क्या होगी? डिसॉल्व होना चालू हो जाएगी। जब उसकी बॉडी डिसॉल्व होगी तो उसके न्यूट्रिशन से वो क्या करेगा कि उसके न्यूट्रिशन से वो अपने न्यूट्रिशन को ले लेगा उसकी बॉडी के डिसॉल्व होने से, एंड देन सच प्लांट्स सर्वाइव। ऐसे ही होते हैं हमारे क्या? सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब आप यहाँ पे पहले पढ़िए पैकेट ऑफ मशरूम, अ मशरूम ग्रोइंग ऑन डिकेड मटेरियल। सेम गोज विद एक खराब होती हुई ब्रेड पे, एक सड़ती हुई ब्रेड पे क्या लगी है? ये फंगस लगी है। मशरूम इज आल्सो अ टाइप ऑफ फंगस. A lot of mushrooms are eatable, edible, and then a lot of mushrooms are considered to be poisonous. आपने बहुत बार सुना होगा कि लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है। उसका वन ऑफ द मेजर कॉज ही होता है कि वो स्टेल फूड खा लेते हैं, खराब हुआ फूड खा लेते हैं। जस्ट लाइक दिस ब्रेड जिसमें फंगस लग रही है। तो अब ये सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सैप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो किसी भी खराब होती हुई चीज पे ग्रो करने लगे वो होते हैं सैप्रोट्रॉफ्स। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे? सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं they absorb the nutrients from the bread. This mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition, and such organisms are called what? They are called saprotrophs. और यहाँ पे हमने देखा खराब होती हुई मिट्टी पे मशरूम उग रहा है, ऐसे ही ये सड़ती हुई ब्रेड पे फंगस उग रही है। तो ये उससे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं उस सड़ती हुई डिके होती हुई चीज से, खराब होती हुई चीज से, एंड देन वो अपना क्या कहते हैं ऐसे ही ग्रो करेंगे। अब आपने मशरूम्स बारिश के मौसम में देखा होगा, कभी कभी जब प्लाई गलने लगती है किसी भी डोर की तो उसमें कभी कभी मशरूम्स आ जाते हैं, विंडोज पे आ जाते हैं, लेदर पे आ जाता है। इनफैक्ट किसी ट्री ट्रंक में अगर कभी आपने नीचे एक मशरूम लाइक स्ट्रक्चर देखा हो, होते वो मशरूम ही है बट दे आर नॉट एडिबल, दे आर पॉइजनस। सो प्लीज बी अवेयर एवरी टाइम कि हर मशरूम हम खा नहीं सकते हैं, एंड दे कैन बी प्रूवन रियली हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, बिकॉज at the end of the day what they are fungi. What are fungi? Saprotrophs. And what is their mode of nutrition? Saprotrophic nutrition. We'll move on to the last thing, that is symbiosis.
अब सिम्बायोसिस क्या होता है? जब हम स्कूल में फ्रेंड्स होते हैं, चलिए फ्रेंड्स छोड़ दीजिए, भाई बहन का एग्जाम्पल ले लीजिए, एक घर के नीचे रहते हैं, खाना शेयर करते हैं, हर चीज शेयर होती है। सेम गोज विद द प्रोसेस ऑफ सिम्बायोसिस। ये क्या होता है? सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले फंगाई लिविंग ऑन रूट्स ऑफ प्लांट्स का एग्जांपल दिया था। ये भी सिम्बायोसिस का एक तरह का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद plants provide nutrients to the fungus and in return the fungus provide water and certain nutrients। ये एक तरह का आदान प्रदान, लेन देन का संबंध है इनके बीच। अब जैसे कि आपने पेड़ों पे लिचन ग्रो करती हुई देखी होगी, येलो येलो होती है, जैसे हमारा मशरूम ऐसा होता है। ये ऊपर से थोड़ी सी अंदर की तरफ के डिप में होती है, ठीक है। और जैसे कि हमारे लिचन्स होती हैं, अब क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर व्हिच इज एन एल्गा एंड फंगस लिव्स टुगेदर। ये एक एल्गा है और एक फंगस है, ये मोस्टली क्या होती है? साथ रहती हैं। इनके बीच में शेल्टर और किसका? शेल्टर का और फूड का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। ऐसे ही आपने सुना होगा राइजोबियम के बारे में। राइजोबियम क्या होता है? ये प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। सॉइल में होता है, एक तरह का बैक्टीरिया होता है। ये क्या करता है? जाके रूट से चिपक जाता है। इसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या होता है? हमारी जो सॉइल है उसमें जब एक बार एक ही क्रॉप या कितनी भी क्रॉप्स जब होती हैं तो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स कम होने लगते हैं। न्यूट्रिएंट्स कम होने लगते हैं तो सॉइल में क्या कहते हैं, आपका नाइट्रोजन लेवल भी कम हो जाता है। अब उसको बढ़ाने के लिए हमें राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है, जो कि रूट्स से जाके, स्पेशली लेग्यूम्स जो होते हैं उनके रूट्स से जाके चिपक जाते हैं। व्हाट डू दे प्रोवाइड? दे प्रोवाइड नाइट्रोजन। बट अगर नाइट्रोजन लेवल तब भी कम होता है तो फार्मर्स क्या यूज करते हैं? फर्टिलाइजर्स। मेनली जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो मोस्टली यूज होते हैं सॉइल में नाइट्रोजन लेवल को इंक्रीज करने के लिए, फॉर गुड क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। Now I guess we have pretty much summed up all the chapter. With this, I would like to conclude with my video. Thank you for watching.